लास्ट वीडियो में हमने कुछ सोर्सेज की बात की थी। कई तरह के सोर्सेज हमने देखे थे। हमें जो है कभी चाहिए होता है इंफ्रारेड वेवलेंथ का सोर्स, कभी हमें चाहिए होता है जो है आपका अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ का सोर्स, कभी हमें चाहिए होता है विजिबल लाइट रे का सोर्स। उसके लिए हम डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होता है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, जो इसका सेकेंड पार्ट होता है वो होता है आपका वेवलेंथ सिलेक्टर। वेवलेंथ, जिसका ब्लॉक डायग्राम शुरू में बनाया था मैंने, है ना, एब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो ब्लॉक डायग्राम दोनों में सेम सा होता है, बट डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या है, सिर्फ जो आपका सैंपल होता है वही आपका सोर्स होता है, जबकि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें अलग से सोर्स लेना पड़ता है और बाद में हम उसको गुजारते हैं किसमें से, सैंपल में से। तो वेवलेंथ सिलेक्टर की हमें दोनों में ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो वेवलेंथ सिलेक्टर क्या होते हैं, जो वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, वो वेवलेंथ सिलेक्टर कहलाते हैं। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एक वेवलेंथ सिलेक्टर जो होता है इंसिडेंट रे के एक नैरो बैंड को आउटपुट करता है। यहाँ पर क्या करता है ये एक नैरो बैंड को आउटपुट करता है। हमें पूरा का पूरा वेवलेंथ नहीं चाहिए, एक लाइट में बहुत सारी वेव्स हो सकती है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, उसका नैरो बैंड ही चाहिए होता है या कुछ सिलेक्टेड वेवलेंथ चाहिए होती है। तो वो काम कौन करता है, आपका वेवलेंथ सिलेक्टर करता है, ठीक है ना। और ये क्या देता है हमें, उस वेवलेंथ की मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर हमें देता है, ठीक है ना। चूंकि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, क्या हमें एक हैवी सिग्नल के लिए चाहिए होती है, जिसमें से हम बैकग्राउंड नॉइज़ को हम इजीली क्या कर सकें, हटा सकें। मतलब बैकग्राउंड में कोई भी आपकी अदर वेवलेंथ आ गई है उसको हम हटा सकें यहाँ पर, ठीक है ना, जिससे हमें हाई रिजोल्यूशन यहाँ पर मिल सके। तो दो प्रकार के वेवलेंथ सिलेक्टर को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एक तो जो होता है आपका एब्सॉर्प्शन फिल्टर होता है और दूसरा होता है इंटरफेरेंस फिल्टर, है ना। एब्सॉर्प्शन फिल्टर यहाँ पर अपन यूज़ करते हैं, एक एब्सॉर्प्शन फिल्टर, है ना, और दूसरा होता है यहाँ पर इंटरफेरेंस फिल्टर। इंटरफेरेंस फिल्टर, फिल्टर क्या होते हैं, फिल्टर वे एक्टिव सर्किट्स होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ विशेष जो हमें चाहिए स्पेसिफिक वेवलेंथ को तो आने देते हैं और बाकी वेवलेंथ को क्या कर देते हैं, ये रहने देते हैं, उसको यहाँ पर इनपुट नहीं होने देते। तो दो प्रकार के अपन यहाँ स्लिट की बात करते हैं, दो प्रकार के हम यहाँ फिल्टर्स की बात करते हैं। एक तो होता है आपका एब्सॉर्प्शन फिल्टर, एब्सॉर्प्शन वेवलेंथ सिलेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यहाँ पर एक किसी भी रेडिएशन के एक नैरो बैंड को हम आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ विशेष प्रकार के जो हम यहाँ से रेडिएशंस चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें ग्लास सबस्ट्रेट होते हैं। ग्लास सबस्ट्रेट क्या करते हैं, ये क्या कर लेते हैं, कुछ विशेष कुछ स्पेशल वेवलेंथ को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी वेवलेंथ को यहाँ से जाने देते हैं। और इससे जो आउटपुट मुझे इंटेंसिटी मिलती है लाइट की, वो आउटपुट जो लाइट की इंटेंसिटी मिलती है वो इंसिडेंट लाइट का कितना परसेंट होती है, 10% ही होती है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, तो इंटरफेरेंस फिल्टर में क्या करते हैं, इसमें हम लाइट को ऑपरेट करते हैं और लाइट को ऑपरेट करके हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन यहाँ बनाते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ से वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। वहाँ से इसके थ्रू वेवलेंथ को सिलेक्ट किया जाता है और यहाँ पर ये है कि ये 40% तक क्या देते हैं, हमें बैंडविड्थ यहाँ पर दे देते हैं। मतलब इंसिडेंट लाइट का 40% तक हमें यहाँ दे देते हैं। बट दोनों में यहाँ पर कुछ कमी होती है, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं इसके। वो कमी ये होती है कि यहाँ पर वेवलेंथ के कुछ कंटिन्यूअस सिलेक्शन के लिए यूज़ नहीं है। हम दोनों से ही वेवलेंथ का कंटिन्यूअस सिलेक्शन नहीं कर सकते। सपोज करो हमें चाहिए पहले λ1 वेवलेंथ की, हमें चाहिए λ2 आसपास की वेवलेंथ चाहिए, तो हमें λ1 चाहिए तो हमें इसको लगाना पड़ेगा और λ2 चाहिए तो हमें फिर इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मतलब बार बार हमें यहाँ फिल्टर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इसकी ड्रॉबैक आ जाती है यहाँ पर ये कि हमें बार बार अलग अलग वेवलेंथ के लिए हमें अलग अलग फिल्टर्स को यूज़ करना पड़ता है ना। और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही इनमें अवेलेबल है, सारी वेवलेंथ अवेलेबल नहीं है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ देता है और जो ये नहीं देता वो स्पेसिफिक वेवलेंथ फिर ये देता है। तो ये दोनों के ड्रॉबैक के होने के कारण से हम तीसरे टाइप का यहाँ पर जो है वेवलेंथ सिलेक्टर यूज़ करते हैं और इसे अपन बोलते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर को हम यूज़ करते हैं, तो मोनोक्रोमेटर, ठीक है।
मोनोक्रोमेटर को हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये मोनोक्रोमेटर होता है आपका, मैंने यहाँ बना रखा है इस मोनोक्रोमेटर को। इस मोनोक्रोमेटर में क्या होता है कि यहाँ पर एक स्लिट होती है और स्लिट को किसी सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट स्लिट एस से हम क्या कर देते हैं, इसको हम ब्राइट दे देते हैं, लाइटेड कर देते हैं इसको हम यहाँ से। इस स्लिट में से लाइट निकलता है और इस मिरर जो कि रिफ्लेक्टर मिरर होता है इस पे ऑपरेट होता है। इससे लाइट वेव रिफ्लेक्ट होकर के इस ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम पर क्या करता है, ये इंसिडेंट करता है। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम क्या करता है, ये भी आपका इंटरफेरेंस और आपका जो ये कह सकते हैं डिस्पर्जन की प्रोसेस पर आधारित होता है। तो ये क्या करता है, इन वेव्स को, जो भी हमने यहाँ पर लाइट लिया है, यहाँ पर आप व्हाइट लाइट भी ले सकते हैं चाहे तो जो भी हमने लाइट यहाँ पर लिया है, व्हाइट लाइट है या कोई भी लाइट है, तो वो लाइट से वेव आएगा, रे चल के आएंगी और जैसे ग्रेटिंग, और ये रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग होता है यहाँ पर आपका, ये रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग होता है। तो ये क्या कर देता है, ये इन वेव्स को रिफ्लेक्ट तो कर देता है बट इसको ये डिस्पर्स कर देता है, डिफरेंट वेवलेंथ के कलर्स में डिवाइड कर देता है। ये फिर से रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाते हैं, मिरर M2 पे ऑपरेट होते हैं और मिरर M2 क्या कर देता है, इनको फिर से टर्न आउट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है किसी स्लिट S2 की जगह पर। स्लिट S2 के जस्ट नीचे हमारा डिटेक्टर रखा होता है और ये डिटेक्टर क्या कर लेता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ को यहाँ पर क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। यदि हमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ चाहिए तो हम इस ग्रेटिंग को क्या कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर रोटेट कर सकते हैं, तो हम उस स्पेसिफिक रेडिएशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी ये है कि हर प्रकार का वेवलेंथ देता है और हमें बार बार जो है इस जो फिल्टर है ये यहाँ पर फिल्टर की तरह वर्क करता है ग्रेटिंग, तो ये बार बार हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको आगे पीछे रोटेट करके अपने हिसाब से यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, एक प्रिज्म को भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्रेटिंग को यूज़ करना ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ज़्यादा हमें एक नैरो बैंडविड्थ देता है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा वेवलेंथ की हमें यहाँ पर वेव्स को ये देता है। तो इस प्रकार से हम जो है मोनोक्रोमेटर को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो होता है आपका क्यूवेट, सेकंड बता दिया हमने वेवलेंथ सिलेक्टर। तीसरा जो पोर्शन होता है, एक तो था आपका जो है सोर्स, दूसरा वेवलेंथ सिलेक्टर एब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तीसरा जो होता है आपका यहां पर जो होता है ये होता है क्यूवेट, ठीक है। क्यूवेट यहां पर हम यूज करते हैं यहाँ पर, या फिर हम कोई जो है सेल यूज करते हैं, किस एज ए क्या यूज करते हैं हम, एज अ सैंपल। भाई हमें सैंपल की भी जरूरत होती है, तो सैंपल के लिए हम सैंपल किस में रखते हैं, क्यूवेट में या सेल में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करते हैं अपन, तो हम चाहते हैं एब्सॉर्प्शन, मतलब लाइट आए, लाइट का एब्सॉर्प्शन हो। तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या होना चाहिए, जो भी हम यहाँ पर मटेरियल ले रहे हैं, है ना, जो भी मटेरियल है, जो भी एनालाइट हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो एनालाइट जो भी है यहाँ पर, वो एनालाइट कैसा होना चाहिए, वो एनालाइट आपकी यहाँ पर गैस फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो सॉलिड है तो उसको लिक्विड में लाते हैं और लिक्विड से उसको हम गैस फॉर्म में यहाँ पर लेके आते हैं ताकि हम अच्छे से जो है इस एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी कर सकें। तो इसके लिए क्या होता है, जो भी हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसको अपन क्या करते हैं, पहले गैस फॉर्म में लेके आते हैं और गैस फॉर्म में लाने की प्रोसेस एटोमाइजेशन कहलाती है ना। और इस तरह से हम इस क्यूवेट को यहाँ पर यूज़ करके जो है हम जो है जैसे सिलिकेट ग्लास का यूज़ करते हैं इसमें क्यूवेट के रूप में, मतलब जो भी सैंपल होता है वो क्यूवेट के अंदर रखा जाता है इसीलिए। और क्यूवेट कई प्रकार के मटेरियल से यहाँ पर बनते हैं, ये जो सेल होती है कई प्रकार के मटेरियल से बनती है। जैसे हम ये कहें कि हम यहाँ पर फ्यूज्ड सिलिका को यूज़ करते हैं जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज देती है। अल्ट्रावायलेट रेज सिलिका को अपन यूज़ करते हैं, तो सिलिका को जब अपन यूज़ करते हैं तो हमें 350 नैनोमीटर तक का जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हमें यहाँ पर प्रदान करती है, वो हमें देती है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर विजिबल रीजन के लिए चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर और भी दूसरे जो हम मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। सिलिकेट ग्लास को हम यूज़ कर सकते हैं 350 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, जो कि हमें विजिबल लाइट देते हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। डिटेक्टर की हम बात करते हैं तो डिटेक्टर जो अगला पोर्शन होता है इसका, वो अगला पोर्शन होता है यहाँ पर डिटेक्टर होता है। क्या होता है ये, डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर का काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लगाया था डिटेक्टर आपका, तो डिटेक्टर का काम क्या होता है, डिटेक्ट करना होता है। जो भी रेज आ रही है, जो भी सैंपल से निकलने के बाद में जो रेज इमिट आउट हो रही है, वो आपका डिटेक्टर यहाँ पर होता है। डिटेक्टर के रूप में हम किसको यूज करते हैं, एक ट्रांसड्यूसर को सबसे पहले लगाते हैं। तो ट्रांसड्यूसर
ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर एक ऐसे यहाँ पर एक्टिव सर्किट्स होते हैं जो यहाँ पर थर्मल जो भी सिग्नल आ रहे हैं, इस थर्मल सिग्नल को क्या कर लेते हैं, ये जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज कर देते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो स्पेसिफिक ट्रांसड्यूसर को हम यूज करते हैं, है ना। और हम इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर एक जो आइडियल आपका डिटेक्टर होता है एस, है ना, आइडियल डिटेक्टर का जो सिग्नल होता है एस, ये आइडियल डिटेक्टर में जाने वाला सिग्नल है। और आइडियल डिटेक्टर का जाने वाला सिग्नल एस होता है, ये के पी प्लस डी के इक्वल होता है, के पी प्लस डी के ये इक्वल होता है। यहां पर के क्या कहलाता है आपका, ये के एक संसूचक, जो भी डिटेक्टर है उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है ना। और ये जो डी है ना आपकी, ये क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है अदीप्त धारा, है ना, अदीप्त धारा, डार्क करंट। डार्क करंट क्या होता है आपका, तो डार्क करंट ये है कि जब इस डिटेक्टर पर, इस ट्रांसड्यूसर पर कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट नहीं कर रहा है, तो उसमें जब उस टाइम करंट बहता है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, यहाँ पर जो है डार्क करंट, इसको यहाँ पर हम कहते हैं। और P क्या है, P यहाँ पर जो है आपकी पावर होती है, किसकी पावर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पावर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये पावर होती, तो जो भी सिग्नल आपका जा रहा है या जो सिग्नल हमें डिटेक्टर से मिल रहा है वो के पी प्लस डी के इक्वल होता है। के यहाँ पर इसकी सेंसिटिविटी को शो करता है, पी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को शो करता है, डी यहाँ पर जो क्या कहलाती है आपकी डार्क करंट कहलाती है, जो तब बहती है जब डिटेक्टर पर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम डिटेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। डिटेक्टर के रूप में हम फोटोन डिटेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, थर्मल डिटेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, इन डिटेक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं। पांचवा जो आपका इसका पोर्शन होता है, फिफ्थ पोर्शन क्या होता है, तो फिफ्थ पोर्शन होता है आपका यहाँ पर, ये होता है जो है लास्ट में यहाँ पर रीड आउट कह सकते हैं, या अपन इसको सिग्नल प्रोसेसर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिग्नल प्रोसेसर, या इसको अपन बोल सकते हैं रीड आउट। तो रीड आउट या सिग्नल प्रोसेसर इसको अपन यहां पर कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी सिग्नल डिटेक्टर से डिटेक्ट हुआ है तो ये उसको स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। इससे कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअल में होते क्या है, सिग्नल प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ना। जो भी हमको डिटेक्टर सिग्नल मिला है ना, तो सिग्नल प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। वैसे देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या करती है, जो भी डिटेक्टर सिग्नल मिला है उसको क्या करते हैं, पहले ये एम्पलीफाइड करते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, प्रवर्धित कर देते हैं, एम्पलीफाइड कर देते हैं। और एम्पलीफाइड करने के बाद में क्या कर देते हैं, मतलब ये अगर डीसी सिग्नल मिला है तो उसको एसी में या एसी को डीसी में ये कन्वर्ट कर सकता है ना। और ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या लॉगरिथम जैसी प्रोसेस को भी ये बिल्कुल कर सकता है आपका, है ना। तो सिग्नल प्रोसेसर क्या करता है, ये जो भी हमें मिला है उसका कैलिब्रेशन कर सकता है, सिग्नल का एम्पलीफिकेशन कर सकता है। जो भी हमारे पास यहाँ पर नॉइज है, जो भी ऐसे सिग्नल जो हमें नहीं चाहिए उनको क्या कर सकता है, ऐसे रिड्यूस कर सकता है। और रीड आउट युक्ति के द्वारा अपने आप को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट कर सकता है। रीड आउट युक्ति मतलब रीड आउट डिवाइस क्या होती है, आपके एनालॉग या डिजिटल मीटर रिकॉर्डर हो सकता है, या कंप्यूटर का मॉनिटर हो सकता है। ये रीड आउट डिवाइस के आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई है इसके अंदर। यहाँ से हमने शुरुआत की थी, सबसे पहले सोर्स से हमने पढ़ा है। तो सोर्स से हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो होता है आपकी सेकेंड डिवाइस होती है वो वेवलेंथ सिलेक्टर होती है ना। वेवलेंथ सिलेक्टर के बाद में हम सैंपल की बात करते हैं। सैंपल मैंने आपको 3-4 तरह के लेने बताए हैं। इसके बाद में हम डिटेक्टर की बात करते हैं जिसमें ट्रांसड्यूसर लगा होता है। और फिफ्थ पोर्शन जो होता है वो होता है सिग्नल प्रोसेसर या रीड आउट यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास में क्या रहता है कि यहाँ पर सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हम यहाँ बात करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर एक डिवाइस की बात कर रहे हैं और ये डिवाइस है आपकी सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या है ये, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, ये एक डिवाइस है जो
क्या करती है, ये जो है एब्सॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या करने का, उसको जो है स्टडी करने का हमें ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना, एक तरीका है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो एब्सॉर्बेंस को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर है जिसमें एग्जिट स्लिट से बाहर निकलने वाले जो इंटेंसिटी होती है, उसकी इंटेंसिटी को हम जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज कर लेते हैं और उसको हम जो है रीड आउट डिवाइस पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम आपको मैंने यहाँ दिखा रखा है डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम होता है, यहाँ पर आपका सोर्स होता है, ठीक है ना। सोर्स से मोनोक्रोमीटर होता है, मोनोक्रोमीटर से सैंपल होता है, सैंपल से डिटेक्टर होता है और डिटेक्टर से आपका जो है रीड आउट डिवाइस होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कनेक्शन यहाँ पर इसमें दिया था। ये इसका मैंने ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले बात करते हैं सोर्स की। तो सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, सोर्स का काम क्या होता है, ये लाइट को हमें देता है, बिल्कुल लाइट हमें मिलता है इससे हमें एक जो है वाइड वेवलेंथ हमें यहाँ से इसकी मिलती है। जैसे हम यहाँ पर टंगस्टन लैम्प को यूज़ कर सकते हैं, है ना, या हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम लैम्प को हम यूज़ कर सकते हैं। टंगस्टन लैम्प क्या होता है, 320 नैनोमीटर से टंगस्टन लैम्प क्या करता है, 320 नैनोमीटर से लेकर ये जो है 900 नैनोमीटर तक का लाइट हमें क्या कर सकता है, दे सकता है। तो 320 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर तक का लाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपकी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको अच्छी यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो लाइफ होती है वो 1200 आवर्स होती है, 1200 आवर्स इसकी लाइफ होती है। इसके बाद में जो हम दूसरा यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम हम लैंप को यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसको हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ये लैंप जो होता है 160 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर तक का लाइट हमें देता है। 160 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर तक का लाइट हमें यहाँ पर ये देता है। तो 160 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर तक का लाइट हमें इस वेवलेंथ का लाइट मिल जाता है। और इसकी लाइफ जो होती है ये 500 आवर्स होती है। इसकी लाइफ जो होती है 500 आवर्स होती है यहाँ पर इसकी लाइफ, ठीक है। 500 घंटे इसका जीवन काल यहाँ पर होता है। तीसरे की हम बात करें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जेनॉन लैंप। जेनॉन लैंप का हम उपयोग करते हैं। तो जेनॉन लैंप हमें क्या करता है, जेनॉन लैंप, XE लैंप। तो XE लैंप से मुझे क्या मिलता है यहाँ पर, तो जेनॉन लैंप जो होता है, जेनॉन लैंप से 250 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर टू 600 नैनोमीटर तक का लाइट मुझे यहाँ पर मिलता है जेनॉन लैंप से, ठीक है ना। और ये आपकी अल्ट्रावायलेट रे और विजिबल रेज ये बिल्कुल उत्सर्जित करते हैं, ये हीट नहीं करते हैं और यहाँ पर गर्म होने में भी इसको कम समय लगता है, हीट होने में कम समय लगता है और लाइफ भी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से अपन इसको यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा पोर्शन जो होता है मोनोक्रोमीटर। मोनोक्रोमीटर को मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा था। इस मोनोक्रोमीटर को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। मोनोक्रोमीटर को हम यहाँ पर इस वाले को यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें स्प्रेड और फिक्स वेवलेंथ का लाइट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोनोक्रोमीटर को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। थर्ड जो होता है वो आपका डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर के रूप में हम फोटोसेल को यूज़ करते हैं या फोटो ट्यूब को यूज़ करते हैं या गैलियम नाइट्राइड को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। चौथा जो हम यहाँ पर बात करते हैं तो सिग्नल प्रोसेसर हमारे पास में होता है। सिग्नल प्रोसेसर क्या है, ये डिटेक्टर हो गया। इसका सिग्नल प्रोसेसर मतलब रीड आउट डिवाइस होती है, जिसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कैसे कैसे रीड आउट डिवाइस को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो रीड आउट डिवाइस यहाँ पर होती है और फोटोमीटर को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या करता है, आपका जो सोर्स है वो सोर्स लाइट को इमिट करता है। कोई भी सोर्स, हम तीनों में से कोई सा भी सोर्स ले सकते हैं, जैसा हमें वेवलेंथ चाहिए वैसा हम यहाँ पर सोर्स ले लेते हैं और इस सोर्स को हम भेजते हैं स्लिट के ऊपर, मतलब ये मोनोक्रोमीटर के ऊपर हम भेजते हैं इसको। मोनोक्रोमीटर क्या करता है, यहाँ से स्लाइड को जो है M1 मिरर पे रिफ्लेक्ट करता है। ये यहाँ से ग्रेटिंग रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होता है, यहाँ से क्या करता है इसको डिफरेंट वेवलेंथ में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये M2 पर जाता है और वापस से रिफ्लेक्ट ब्रेक होकर आता है और S2 स्लिट पर पहुँचता है। S2 स्लिट पर क्या रखा होता है हमारे पास में, डिटेक्टर रखा होता है ना। और एक्चुअल में हम इसको क्या कर रहे हैं, हम एब्सॉर्प्शन, हम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हम चाहें एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बीच में यहाँ पर कहीं सैंपल भी यहाँ पर रख सकते हैं, इसके बीच में इस तरह सैंपल।
इससे आपका लाइट निकलता है और लाइट निकल के क्या होता है, आपका डिटेक्टर में इंटर होता है। डिटेक्टर उस लाइट को डिटेक्ट करता है ना, उसके जो ट्रांसड्यूसर की हेल्प से क्या करता है, उन सिग्नल्स को किस सिग्नल्स में चेंज करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में उसको चेंज कर देता है। वो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज होने के बाद में उनको यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाता है। डिटेक्ट करने के बाद में इनको भेजा जाता है लास्ट में रीड आउट डिवाइस पर। रीड आउट डिवाइस क्या करती है, रीड आउट डिवाइस इससे आने वाले सिग्नल को क्या करती है, प्रोसेस करती है, उसको एम्पलीफाइड करती है और उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर या आपका जो है ये कह सकते हैं किसी भी स्क्रीन के ऊपर, किसी प्रिंटर के ऊपर इसकी फोटो, इसकी इमेज को क्या करती है, बनाती है या शो करती है। तो इस प्रकार से ये सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पर एब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रो, मोस्टली इसको इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपका जो है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ किया था, तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम इसे इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका जो है यहाँ पर एब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। एब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन यहाँ पर आपके पास में कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को हम यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग रेंजेस रहेंगी इसमें, हम इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। आपका ये एक और यहाँ से जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो कंप्लीट होने के बाद आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा।